हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले तो आज बोल सकते हैं पूरे बुक से, ठीक है। मैंने टॉपिक भी यहाँ पर हेडिंग लिख रखा है ऑल चैप्टर, ठीक है। ऑल चैप्टर का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी, अगर तुमने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम हम लोग का आ चुका है, अगर आज तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जितना क्वेश्चन मैं आज बता रही हूँ, जितना क्वेश्चन आज कराने वाली हूँ, सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है, अगर उतना भी अगर तुमने पढ़ लिया तो बहुत अच्छा तुम्हारा मार्क्स आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। इतना तुम लोग कर सकते हो, जितना मैंने क्वेश्चन तुम्हारा आज मैं बताऊंगा अगर उतना पूरा कर लिया तो बोल सकते तुम कहीं से इसमें क्वेश्चन तुम बहुत तुम्हारा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उतना उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन अगर तुमने सारे पढ़े तो बताओ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, बहुत ही छोटा क्लास होगा और उसमें जितने क्वेश्चन होंगे मैं सारे क्वेश्चन तुम लोग को बताऊंगा, तरीका बताऊंगा किस तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन तुमने लिख दिया और कोई वो नहीं किया, लेकिन नहीं, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से उसका क्वेश्चन भी लिखना है, वैसे पैटर्न लिखना है। ऐसा नहीं कि बस हाँ क्वेश्चन आ गया वहां पे तुमने एक हेडिंग डाला पूरा उसमें नीचे तक एकदम लिख डाला, तो ऐसा मत करना। मैं जैसे बताऊंगी स्टेप बाय कैसे लिखना है उस तरह से लिखना, और जितने क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उसको कम से कम लिख लेना कॉपी में। अगर तुमने आज तक भी कुछ पढ़ाई नहीं किया, जीरो बैलेंस, अगर तुम्हारी पढ़ाई अभी तक जीरो है, ठीक है, लेकिन जितना क्वेश्चन मैं आज बताऊंगी अगर उतना तुमने पढ़ लिया तो मैं गारंटी देती हूँ तुम पास हो जाओगे बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो स्टार्ट करें, बताओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है। ओके देखो पहला क्वेश्चन हमारा दे क्या रखा है कि एक प्रारूप आवृत बीजी बीजांड, ठीक है, एक प्रारूप आवृत बीजी बीजांड क्या सचित वर्णन कीजिए, ठीक है। अब बोल दिया है सचित वर्णन करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि बस सचित वर्णन का बस सचित यहाँ पे चित्र बना दिया होगी, नहीं। पहले आवृत बीजी बीजांड होता क्या, पहले आवृत बीजी पौधे होता क्या, पहले लिखना आवृत बीजी, ठीक है, पहले लिखना तुम लोग आवृत बीजी पादप, ठीक है। पहले ही मत ड्राइंग बना देना, पहले ही नहीं क्वेश्चन आंसर वहां पे हेडिंग डाला, यहाँ पे मैं बोला सोचा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन डाला और तुम्हारा आंसर लिखा, यहाँ पे डायग्राम बना, बस हो गया। तो ऐसे मत लिखा, ऐसे नहीं लिखा जाए कि पहले डायग्राम ही बना दिया, नहीं, पहले जो दिया गया उसके बारे में कम से कम 2-3-4 लाइन लिखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो आवृत बीजी पादप का क्या तुम्हारा वर्णन, ठीक है, सचित तुम्हारा चित्र, उसके बाद उसका डायग्राम बनाओ, उसके बाद जो डायग्राम बना रहे हो उसमें जितने नेमिंग किए हो, ठीक है, जितने नेमिंग किए हो सारे नेमिंग के बारे में तुम लोग 1-1 पॉइंट 2-2 पॉइंट लिखो, उसके बाद तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि अगर बोला है तुम्हारा क्वेश्चन ये दिया गया तो क्वेश्चन में ढूंढो ना, हेडिंग तुम्हारे वही क्वेश्चन में छुपा होता है, बस हमको समझने की जरूरत होती है कि तुम्हारा क्वेश्चन कैसे दिया गया है, ठीक है। ये समझ में आया सबको, बताओ इतना क्लियर है। इस क्लास में हम लोग यही करने वाले, कौन सा क्वेश्चन उसको किस तरीके से लिखे, पूरे बुक से, पूरे तुम्हारा जितना चैप्टर है सारे चैप्टर में क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है आवृत बीजी पादप में निषेचन क्रिया का क्या है सचित वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जो बॉटनी से है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं तुम्हारे बॉटनी चैप्टर से आते हैं, बॉटनी सब्जेक्ट से आते हैं, जो हमारा वनस्पति विज्ञान है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा एक बुक है तो तुम्हारा एक ही चीज पढ़ना, नहीं, उसमें तुम्हारा बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। तुमको सारी चीज, इकोलॉजी भी उसमें दे रखा है, इकोलॉजी का मतलब समझ में आता है। तुम लोग सोचते अच्छा बायोलॉजी है बस बायोलॉजी पढ़ लिया हो गया, नहीं, उसमें तुम्हारा बॉटनी का पोर्शन अलग कर रखा है, उसमें से तुमको सब में से क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर सब में से क्वेश्चन उठा के देगा। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक तुम्हारा एक चैप्टर बस उठा के जूलॉजी में से दे दिया, नहीं, बायोलॉजी इसलिए रखा गया ना तुम्हारी बॉटनी के सिलेबस, जो बॉटनी का जो पैटर्न होगा वो तुम्हारा अलग दे रखा है, जूलॉजी का अलग दिया, उसमें कुछ इकोलॉजी का चैप्टर वो अलग दे रखा है, बायोटेक्नोलॉजी का कुछ चैप्टर है वो तुम्हारा अलग, जेनेटिक का कुछ है वो उसको अलग कर रखा है, ठीक है। तो सारे में से तुम वो क्वेश्चन उसको देना है ना। अब मायने ये रखता है कि किसमें से क्वेश्चन कुछ ज्यादा मार्क्स का दे दे। तो हर साल अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर उठा के देखोगे ना, सबसे ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा जेनेटिक्स में से पूछ रखा है, ठीक है, जेनेटिक्स में से पूछ रखा है, उसमें से तुम्हारा 1 शॉर्ट क्वेश्चन, तुम्हारा 1 लाइनर, फिर एमसीक्यू जितना है सभी पूछ रखा है, ठीक है। अब तुम्हारा यही क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है कि आवृत बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया क्या है सचित वर्णन कीजिए। पहले तो लिखोगे, देखो एक क्वेश्चन अगर मान लो दे दिया उसमें लिख दिया, लेकिन फिर लिखो आवृत बीजी पादप होता क्या है, फिर उसके निषेचन लिखो, उसका फिर सचित उसका फिगर बनाओ, ठीक है, उसका फिगर बनाओ, उसके बाद क्या करो उसका वर्णन का, अगर फिगर में भी कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके बारे में तुम लिख सकते हो तो आवृत बीजी पादप लिखो, फिर इसकी निषेचन लिखो, निषेचन क्या होता है उसके बारे में लिखो, ठीक है। इसके बाद इसका चित्र बनाओ, ठीक है, चित्र भी बनाओ तो हेडिंग डालो कि हाँ चित्र बनाया, वैसे बस मत बना। अगर चित्र बना उसमें कुछ नाम नेमिंग किया है, नेमिंग किया चित्र में, ऐसा भी मत करना कि तुम लोग नेमिंग ये छोड़ के चले आओ,
ऐसा बिल्कुल मत करना। और हाँ, बिल्कुल टाइम का प्रॉपर ऐसा भी मत करना कि हाँ तुम्हारा पता चला ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से आ रहा है, उसी में करने में बिजी है, तो ऐसा भी मत करना। प्रॉपर टाइमिंग में मैनेज करके चलना कि हाँ हमको ये क्वेश्चन इतने टाइम में फिलअप करना है तो करना है, बाकी क्वेश्चन लास्ट के 10 मिनट में तुमको रिवाइज भी करना। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है, इसमें इतना मैंने कंटेंट लिखा, अगर कुछ छूटा है तो मैं लास्ट टाइम में उसको भी फिलअप कर सकूं, ठीक है। और ये भी मत कहना कि तुमको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वहां पे पेज छोड़ के तुम लोग आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऐसा मत करना, जो क्वेश्चन पहले आए चाहे जैसे आए, एक नंबर का क्वेश्चन है तो उसी को पहले करो, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है उसी को पहले करो, या तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसी को पहले कर दो, लेकिन जो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है उसी को पहले स्टार्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, युग्मनज क्या है, नामांकित चीज की सहायता से मानव में शुक्रजनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये तो तुमको 100% पता है, तुम्हारा डायग्राम आने वाला है। ठीक है, डायग्राम हमेशा पूछता है, डायग्राम भी आता ही है। ठीक है, तो अब देखोगे तुम्हारा युग्मनज क्या है, पहले उसको लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, किसी नामांकित चीज की सहायता से क्या कीजिए, मानव में शुक्रजनन की प्रक्रिया का इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो पहले युग्मनज क्या होता है उसके बारे में लिख लेना, फिर इसकी मानव जनन शुक्र जनन की प्रक्रिया, अगर शुक्र जनन आता है तो उसके बारे में लिखना, उसका डायग्राम बनाना, फिर डायग्राम में अगर नेमिंग कर रहा है उसका पूरा नेमिंग करना, अगर नेमिंग जो किया उसके बारे में आ रहा है तो उसके बारे में भी हेडिंग डाल के, ठीक है, हेडिंग डाल के एक पॉइंट लिख लेना, ब्लैक ब्लू पेन लेके जाना, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना अच्छे से। ठीक है, मैं ये नहीं कहती बहुत अच्छी राइटिंग तुम बना के लिखोगे तब भी नंबर, लेकिन तुम जो मैटर लिखो वो करेक्ट लिखो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट पे एवं क्या करिए, जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा, निबंध लिखने का ये मतलब नहीं कि ऊपर जनसंख्या विस्फोट बस यहाँ पे डाला उसके बाद पूरा यहाँ से पूरा निबंध लिख डाले, तो ऐसा भी मत करना, बहुत अच्छे तरीके से लिखना। ठीक है, पहले करना क्या है, पहले यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट डालना। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, इसके बारे में कुछ लाइन लिखना, जनसंख्या विस्फोट होता क्या है, फिर लिखना जन्म नियंत्रण क्या होता है, फिर इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जनसंख्या विस्फोट में भी तुम्हारे इसमें बहुत सारे पॉइंट तुम्हारा दिया गया है। ये भी नहीं कि बस जनसंख्या विस्फोट डाल दिया हो गया, नहीं, इसमें बहुत सारा जनसंख्या, इसमें परिवार नियोजन क्या से होता है, इसमें कौन सा इसमें विधि अपनाई जाती है, कैसे क्या क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, अगर जन्म नियंत्रण लिखोगे तो उसमें बहुत सारी विधियां दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में लिखोगे तुम्हारा बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका तुम लोग बुक खोलना, उस पर देखना कैसे तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा लिखा गया है आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत क्वेश्चन देखो दिया है। पात्र निषेचन या फिर बोल सकता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, या तो इसी को बोलता है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, या तो परख नली शिशु क्या होती है। ठीक है, यही क्वेश्चन तुम्हारा पूछ देगा, बहुत तरीके से पूछने का तरीका होगा। तो परख नली शिशु क्या होता है, उसमें कैसे होता है प्रक्रिया इसकी, या तो बोल सकते हैं पात्र निषेचन क्या होता है, या तो बोल सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, तो इसकी प्रक्रिया क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, इसकी तो व्याख्या कीजिए। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, बताओ यस या नो। यहाँ तक ये क्वेश्चंस क्लियर है, जितने देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर से, ठीक है, वो क्या करेंगे हम लोग इसी क्लास में पूरे डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस का मतलब मैं क्वेश्चन ही डिस्कस कर सकती हूँ ना, आंसर करवाऊंगी ना तो बहुत लंबी क्लास हो, तुम लोग भी कहोगे कि क्या क्या पूरा पढ़ा दिया, छोड़ो देखो। ठीक है, बस अपने ही मत देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना कि हाँ इतने क्वेश्चन है, कम से कम इतना, अभी जो टाइम बचा हुआ है, ठीक है, इतने कम से कम इतने तो क्वेश्चन तुम लोग रेडी कर लो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, लिंग निर्धारण क्या है तथा पक्षियों तथा मधुमक्खियों के लिंग निर्धारण में क्या कीजिए, समझाइए। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, लिंग निर्धारण। ठीक है, क्या डालेंगे, लिंग निर्धारण। पहले क्या डालेंगे, लिंग निर्धारण होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में पूरा लिखेंगे, और इसमें भी लिख देंगे, एक हमारा फ्लो चार्ट भी आता है, इसमें एक फ्लो चार्ट भी लिखेंगे मानव का, और हमारा ठीक है मानव का फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, इसको बना के लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। क्लियर है इतना पॉइंट, बताओ इतने पॉइंट क्लियर कि लिंग निर्धारण क्या होता है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे लिंग निर्धारण लिखा, इसमें एक डायग्राम भी है, फ्लो चार्ट भी है, फिर मनुष्य में कैसे दोनों बनाओगे। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाओगे तो उसमें पता चल जाएगा, उसका नेमिंग कर देना, फिर लिखना नेक्स्ट हेडिंग डाल के, यहाँ पे इसको छोड़ना, फिर नेक्स्ट हेडिंग इसी में डालना, पक्षियों में लिंग निर्धारण, उसके बाद नेक्स्ट लिखना मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट अलग अलग करके लिखना। अगर इसमें दोनों में फ्लो चार्ट भी बनाने की आता है तो उसको भी बना देना, दोनों ईजी है, फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है फ्लो चार्ट बनाना। ठीक है,
अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं? संरक्षण के लिए बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या डालेंगे, संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे वो होती क्या है, फिर कौन कौन सी विधियां होती हैं, फिर उसके संरक्षण के लिए, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए बहुत सारी विधियां सरकार ने दिया है, बहुत सारे एनजीओ हैं, ठीक है, बहुत सारे एनजीओ जो क्या करते हैं, जो संकटग्रस्त जातियां हैं, तो ऐसे बहुत सारे IUCN है तुम्हारा, फिर रामसर है, मतलब ऐसे बहुत सारी तुम्हारी है, ठीक है, वो क्या करता है, पक्ष जो संकटग्रस्त जातियां उसका संरक्षण करता है, तो उसके बारे में लिखना, दो लाइन सबके बारे में लिखना, उसका पूरा फुल फॉर्म लिखना है, ऐसा नहीं कि बस हाँ एक तुम्हारा हेडिंग डाल दिया, IUCN डाल दिया, हो गया, नहीं, उसका पूरा नाम लिखना, उसका संरक्षण लिखना, कैसे करते, कौन सा उपाय करते हैं, सबके बारे में लिखना। हाँ, टाइमिंग मैनेज करके करना कि हाँ इतने टाइम में हमको इतने क्वेश्चन फिलअप करने हैं, पहले से प्रैक्टिस करके जाना, डायरेक्ट एग्जाम में मत कूद जाना। जो डायरेक्ट एग्जाम में कूदते हैं ना, उसका वैसे एग्जाम में नंबर भी आते हैं, तो कम से कम जितना है अभी जितना टाइम बचा हुआ है तब तक तो तुम लोग कर ही सकते हो प्रॉपर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मरोद्भिद पादपों में होने वाले विभिन्न अनुकूलों का क्या कीजिए, चित्र सहित इसका वर्णन कीजिए। अब मरोद्भिद क्या होते हैं, पादपों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, तो पहले लिखेंगे मरोद्भिद पादप होते क्या है, ठीक है, उसको लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे उसके अनुकूलन के बारे में। पहले नहीं लिख देंगे मरोद्भिद पादप यहाँ पे शुरू किया, यहाँ पे खत्म कर दिया। लिखने का तरीका देखो समझ लो, ठीक है, लिखने का तरीका पहले समझ लो होता क्या है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया गया है मरोद्भिद पादप होता क्या, तो पहले उसके लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, मरोद्भिद पादप क्या होते हैं, पहले हम लोग पहला हेडिंग डालेगा यही, मरोद्भिद पादप होते क्या है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मरोद्भिद पादपों में अनुकूलन। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखेंगे उसका चित्र का। क्लियर इतना पॉइंट। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ओके, देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिरक्षात्मक, ठीक है, प्रतिरक्षात्मक तंत्रों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो पहले लिखेंगे प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, मनुष्य में पाए जाने वाले इसके विभिन्न प्रकार के जो होते हैं प्रतिरक्षा, उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, ऐसा मत करना कि पूरा एक ही तरह से हेडिंग डालना, नहीं। तो क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, तो हमारा दिया रहता है हेडिंग, पहले तुम्हारा हेडिंग उसमें दिया रहता है कि हाँ तुमको इतने पॉइंट में इतना नंबर मिलेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन के साइड में देखोगे ना उतने मार्क्स, हाँ इतना क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन जिस हिसाब से देगा उस हिसाब से तुमको उसमें नंबरिंग भी दिया रहता है, जितना क्वेश्चन इतने नंबर में देगा, ऐसा तुम लोग सोचते हैं ना, उसमें दिया रहता है 1 + 2 + 3 = तुम्हारा दे देगा तुम्हारा 6। ठीक है, तो ये मत सोचना हाँ ये इतना है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हारा नंबर बांटा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हारा उसमें नंबर भी बांटा रहता है। अच्छा ये क्वेश्चन करोगे तो इतना होगा, अगर वही बोले प्रतिरक्षा कितने होता है तो ये 1 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार जो प्रतिरक्षात्मक तंत्रों का हिसाब बोल दिया कि इसका 5 नंबर का अकेले है, तो उसके हिसाब से देगा ना, दिया रहता है 1 + 4 4 + 1 ऐसा करके = 5 दिया रहता है ना, कभी कभी 10 भी देता है तो उसका = देगा ना, 6 + 4 देगा, या फिर तुम्हारा देगा 5 + 2 + 3 ऐसे करके भी देता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रखा है उसके हिसाब से भी उसका क्या करना है, तुम लोग उस पे आंसर राइट करना। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, जीन चिकित्सा क्या होता है, इसमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है एडेनोसिन या फिर डीएमिनेज। ठीक है, एडीए जो होता है एडेनोसिन डाइमिनेज जो होता है की कमी से उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। तो क्या कि जो जीन चिकित्सा होता है जो उसके बारे में लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, जो एडीए होता है उसकी कमी से होने वाले, ठीक है, उसका क्या कीजिए, उदाहरण से इसका वर्णन कीजिए। जहां तक का क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, संपूर्ण संयोजन जो डीएनए तकनीक से आप समझते क्या है, उसके बारे में लिखेंगे। पहले पूर्ण संयोजन डीएनए तकनीक होता क्या है, फिर उसके बाद लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डीएनए तकनीक क्या होता है, पुनर्योजन डीएनए तकनीक हमारा क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, क्या डालेंगे हम लोग, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडी संरचना का कीजिए वर्णन कीजिए। ठीक है,
तो पहले न्यूक्लिक अम्ल होता क्या उसके बारे में लिखना है, उसके बाद क्या करेंगे डीएनए और वाटसन की जो प्रस्तावित डीएनए, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि वो होता क्या, द्विक्रियाशील संरचना क्या होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, फिर उस स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे वो कैसे संरचना होती है, ठीक है, तो डीएनए की कैसे संरचना होती है, उसका कैसा हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स को होता है, उसके बीच का बॉन्ड कितना होता है, उसमें कौन कौन से शर्करा बेस पाए जाते हैं, कितने न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, उसका नाइट्रोजन बेस कितना होता है, फास्फेट ग्रुप कितना होता है, वो सबके बारे में क्या करेंगे हम लोग इस पे लिख देंगे, ठीक है। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या है हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और इतना क्वेश्चन तुम लोग ने अगर तैयार कर लिया, ठीक है, अगर जितना क्वेश्चन मैंने बताया इस क्लास में अगर उतना भी तैयार कर लिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स, अगर अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है अगर इतना तुमने तैयार कर लिया तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, प्रयोग द्वारा इसका करिए पुष्टि कीजिए। अब देखो अनुवांशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए तो होता है, डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ है। अब इसका क्या करना है, प्रयोग द्वारा इसका पुष्टि करना है, ठीक है, तो तुम्हारा क्या करना है, प्रयोग द्वारा इसका क्या करना है, अच्छे से इसका जो ग्रिफिथ ने प्रयोग किया था चूहे पे उसका भी कर सकते हो, उसके द्वारा भी जो जीवाणु किया था उसको भी क्या करते हो, प्रयोग से इस पे स्पष्ट कर सकते हो। इस पर दिखाना है तुमको इतना है कि इसमें कैसे डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ है, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर होता है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अपने भी पढ़ना, अपने दोस्तों को भी ये शेयर करना, ठीक है।